तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 79 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग आ चुका होता है जियांग सिटी में, ताकि वो वहाँ पे 10,000 ईयर्स तक गार्ड कर सके, ताकि वो अपने उस पनिशमेंट को सुधार सके। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लू फेंग को, जो कहता है कि मैंने अपने डिस्पल्स को ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया है, मो युआन को तो सारी चीज़ें यहाँ पे मोरोसा ने ही सिखाया है। अब देखो उसकी जो टैलेंट है वो थोड़ी सी ऑर्डिनरी जैसी हैं, लेकिन जब वो वाइट ट्रू गॉड बना है तो उसकी जो लॉ ऑफ पार्ट प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। यहाँ पे वो इन सब से डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे लू फेंग ने फाइनल डिसीजन युआन पे ही छोड़ रखा होता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि उन दोनों को अपनी पावर्स को बढ़ाना है और वो सब अपने ब्लड लाइन सिस्टम के थ्रू ही कल्टिवेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लू फेंग जानता था कि मो यांस के पास जो टैलेंट है, अगर वो अपने लॉग पाथ पे फोकस करें तो आराम से इटर्नल ट्रू गॉड बन सकता है अपने पूरी जिंदगी के हिसाब से। लेकिन अगर उसने ब्लड लाइन कल्टिवेशन सिस्टम को फॉलो किया और साथ में लू फेंग मोरोसा के असिस्टेंस को भी यूज किया, तो शायद वो इटर्नल ट्रू गॉड से भी आगे जा सकता है और थोड़ा सा चांस है कि वो केओस वेलम में भी ब्रेक थ्रू कर सकता है अपने अवतार को। ओरिजिन एंसेस्टर भी इन सब के बारे में जानते थे और ओरिजिन एंसेस्टर ने भी लू फेंग को बहुत पहले से देख सका होता है। देखो यहाँ पे ऐसे ही बकवास फिर से होने लगती है, जिसको कि मैं स्किप करता हूँ और रियल बात पे लाता हूँ। अब लू फेंग वही बात पे करता है जो कि उसे 10,000 एपिक्स तक यहाँ पे गार्ड करना था। लू फेंग इससे आराम से 1 मिलियन मेड पॉइंट्स कमा सकता था, लेकिन लू फेंग को पनिशमेंट मिली होती है जो कि यहाँ पे बिना किसी मेड पॉइंट्स को लू फेंग को 10,000 एपिक्स तक यहाँ पे रहना होगा, जिसके कारण लू फेंग को मिलियंस ऑफ मेड पॉइंट्स का लॉस हो रहा होता है। लेकिन लू फेंग उतना सोचता नहीं है और कहता है कि यहाँ पे कई सारे केओस लेवल के क्रिएचर्स मौजूद हैं जो कि एक वीक परफेक्ट मैच है, जो मेरे रिसर्च में काम आएंगे ताकि मैं अपने ट्रिनिटी को मास्टर कर सकूं। लू फेंग यहाँ पे चाहता ही नहीं था ताकि वो उन सारे बॉडी लाइफ के कंपोजिशन को स्टडी करके अपने 10 डायरेक्शन वर्ल्ड को और भी बेहतर बना सके। और लू फेंग को पहले जो गोल्डन स्किल बीटल मिली हुई होती केओस रेलम लेवल की, उससे लू फेंग ने अच्छे से पढ़ लिया होता है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी नहीं था। लू फेंग को और भी क्रिएचर्स चाहिए होते हैं ताकि वो उनको अच्छे से स्टडी कर सके, उनके ब्लड लाइन को अच्छे से जान सके। लू फेंग कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड भी इन सबको करता रहता है। यहाँ पे लू फेंग को ये भी पता था कि यहाँ पे भले ही केओस क्रिएचर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे लू फेंग उन सबको चोरी नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे उसको मारना भी तो वो तो लाजमी था कि अटैक करेंगे तो मारना ही है, लेकिन यहाँ पे ये भी ऑफेंस की तरफ देखा जाता था। यहाँ पे येंसु के अवतार को ही मारने पे लू फेंग को इतना ऑफेंस मिला था, इतना पनिशमेंट मिला है। तो सोचो उन सारे केओस क्रिएचर जिसको कि ह्यूआन ब्लड लाइन को कल्टिवेट किया है, तो लू फेंग को कितनी बड़ी सजा मिलेगी। और लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है। ह्यूआन क्रिएचर्स ऑफेंटली मतलब फ्रीक्वेंटली आपस में फाइट किया करते थे, जिसके कारण वो कभी कभी मारे भी जाते थे और उसकी फाइट में ही उनकी अपने स्किल्स फेदर्स ये सभी बिछड़ जाते, टूट कर गिर जाते हैं। अब लू फेंग इतना तो कर नहीं सकता है, उनके लाश को चोरी नहीं कर सकता और साथ में उन्हें मार तो नहीं सकता है, लेकिन उन सबके फाइट के दौरान जो निकले हुए स्किल्स और फेदर्स बॉडी पार्ट्स होंगे उसे तो लू फेंग रख ही सकता है। इतना तो वो कर ही सकता था कि वो उन पर रिसर्च कर सके। अब लू फेंग जानता था कि ये काफ़ी नहीं है, इसलिए वो कहता है कि मैं यहाँ पे रहना बेकार भी नहीं जाएगा। और लू फेंग इसी के साथ अपने कल्टीवेशन को भी शुरू कर देता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग वहाँ पे एक लग्जरी होटल मतलब कह सकते हो उस आर्मी की जगह पे भी लग्जरी चीज़ मौजूद होती, वहाँ पे रह रहा होता और साथ में तो मज़े ही मज़े होते हैं मोरोसा के। और मोरोसा का जिक्र बहुत ही कम किया जाने लगा है, मतलब यहाँ पे अभी आर्मी के समय ही मोरोसा का जिक्र हो रहा है। मोरोसा का भी लगभग साइड बाई साइड कैरेक्टर को बनाकर दिखाया जा रहा है। दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो सब मज़े में गुजर रहे होते हैं। और लू फेंग कहता है कि यहाँ पे ट्रू गॉड की जो लाइफ स्पैन होती है वो 30,000 एपिक्स जितनी होती है, लेकिन जब वो ब्रेक थ्रू करता है वाइट ट्रू गॉड में तो उसकी लाइफ स्पैन इन्फिनाइट हो जाती है। यहाँ पे इन्फिनाइट होने का मतलब ये नहीं कि वो मर नहीं सकता, अगर लड़ाई हुई तो वो मारे तो जाएंगे ही, वरना यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ेगी कि यहाँ पे रिसोर्सेज की ही कमी हो जाएगी। और दिखाया जाता है कि वो सभी ऐसे ही बातें होने लगती है और यहाँ पे वो अपने सारे ब्रांचेस को इस्टेब्लिश करने लगते हैं। दिखाया जाता है कि वो सारे अपने उन सारे
बैटल्स को एनालाइज करने लगते हैं, क्योंकि लू फेंग को 10,000 पोस्ट तक यहाँ के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना होता है। तो लू फेंग अपनी प्रिपरेशन करने लगता है और अभी के मर्तबा लू फेंग ने अपने इस बॉडी को 90 बिलियन ब्लैक रिवर्स की पावर दे रखी होती है, जिसके कारण तो यहाँ पे लू फेंग बहुत ही आसानी से सारे खतरे को मिटा सकता है। लू फेंग वहाँ पे था ही, लेकिन तभी वहाँ पे न जाने कहाँ से एक पावरफुल एंटिटी आ जाती है, एक बाल फिगर आ जाता है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो लू फेंग के सामने एकदम से आ चुका होता है और इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि लू फेंग के पास जो 90 बिलियन ब्लैक रिवर्स की पावर होती है उससे भी वो उस प्रेजेंस को रोक नहीं पाता। यहाँ तक कि मोरोसा भी उसके पावर को देखकर हैरान हो जाता है। मतलब ये समझ लो कि वो सामने जो बंदा आया था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मोरोसा जो कि गॉड किंग लेवल पे आ चुका है उसको भी मारने की हिम्मत लगता था। मतलब समझ रहे हो यहाँ पे कितना पावरफुल बेंग आ चुका है। ये देखकर मोरोसा भी पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। वो अपने ट्रू फॉर्म को रिलीज ही करने वाला था, लेकिन लू फेंग उसको पीछे हटने को बोल देता है। अब मास्टर की बात मानकर मोरोसा भी पीछे हट जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे अपने ट्रू फॉर्म को रिलीज करने वाला था, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लू फेंग की जो स्ट्रेंथ थी वो किसी भी गॉड किंग रियलम की लेवल 1 की जितनी थी, लेकिन सामने जो बंदा खड़ा था ना उसकी पावर उससे भी ज़्यादा थी। और हमें पता चलता है कि ये बाल फिगर कोई और नहीं पैलेस मास्टर होता है, पैलेस ऑफ 2 रियलम्स की, जो कि पहले ही लू फेंग को ऑफर देने आया होता है ताकि वो उसे ज्वाइन कर सके, लेकिन लू फेंग ने उसको मना कर दिया होता है। और यहाँ पे लू फेंग की स्माइल करते हुए कहता है कि मैं वाइस पैलेस मास्टर हूँ और मेरा नाम सिंघा है, जो कि मैं वाइस पैलेस मास्टर हूँ पैलेस ऑफ 2 रियल्म्स की। तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ पे लू फेंग भी उसके बारे में जानता था और यहाँ पे लू फेंग को पता था कि वहाँ पे पैलेस ऑफ 2 रियल्म्स में सबसे हाईएस्ट पोजीशन 2 ही पोजीशन को माने जाते हैं। सबसे पहला तो पैलेस मास्टर जो कि नंबर 1 पे आता है और दूसरे नंबर पे वाइस पैलेस मास्टर होते हैं। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वाइस पैलेस मास्टर मुझे खुद मिलने यहाँ पे आए हुए होंगे, जो कि यहाँ के मोस्ट सिक्रेटिव और पावरफुल फोर्सेज जो कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट पे मौजूद है उनमें से एक है, और आप मुझसे यहाँ पे फाइनली मिलने आए हुए हैं। और यहाँ पे लू फेंग उसके स्टेटस के बारे में जानता था कि और इसके पावर्स के बारे में भी लू फेंग जानता था। यहाँ पे उसकी तरफ वो बंदा देखने लगता है और वो कहता है कि देखो तुम केओस रियलम में रह के ही अपने पास से अपनी खुद की सीक्रेट टेक्निक बना पा रहे हो, और तुम तो अभी नंबर 1 ट्रांसेंडेंट बीइंग बन चुके हो केओस रियलम में, और तुम्हारे जो इनसाइट और पोटेंशियल है तुम आराम से गॉड किंग बन सकते हो बिना थोड़े से मेहनत के। और यहाँ पे जब तुम गॉड किंग बनोगे तो तुम अपने गॉड किंग रियलम में भी इनविंसिबल हो जाओगे फर्स्ट लेवल में। और यहाँ पे वो कहते हैं कि लेकिन जब तुम गॉड किंग रियलम के फर्स्ट लेवल में आओगे तो तुम हमारे पैलेस ऑफ 2 रियल्म्स को ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे और तुम एक फुल मेंबर भी बन सकते हो। और वो लू फेंग को समझाते हुए कहते हैं कि देखो तुम बहुत ही पावरफुल बनने वाले हो। वो ये भी कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि गॉड किंग जो कि अपने लिमिट को ब्रेक थ्रू करते हैं उन्हें इनहेरिटेंस की ज़रूरत होती है। अगर उनके पास इनहेरिटेंस और रिसोर्सेज नहीं मौजूद होंगे तो वो कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। वो उसे कई सारी चीज़ें बताने लगता है। देखो ये सारी चीज़ें पहले से ही आपको पता होगा कि कल्टीवेशन कैसे किया जाता है और कैसे वहाँ पे गॉड किंग बनने के बाद कल्टीवेशन हार्ड हो जाती है, और वो उसे सारी चीज़ें बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि देखो अगर हमारे पैलेस ऑफ 2 रियल्म्स में इंटर करना है तो सबसे पहले तुम्हारे पास गॉड किंग की डोमिनेट फोर्स जितनी पावर होनी चाहिए, और मैं यहाँ पे आया हूँ पैलेस ऑफ 2 रियल्म्स के हिसाब से ताकि मैं तुम्हें इन्वाइट कर सकूँ। और जब तुम गॉड किंग में ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम हमारे पैलेस ऑफ 2 रियल्म्स की आउटर मेंबर बन सकते हो। मतलब यहाँ पे तुम समझो पैलेस ऑफ 2 रियल्म्स कितना ज़्यादा पावरफुल है कि लू फेंग जब अपने गॉड किंग लेवल में ब्रेक थ्रू करेगा और अपने फर्स्ट लेवल में इनविंसिबल हो जाएगा, फिर भी उस पावर के साथ यहाँ पे ये बंदा आके लू फेंग को सिर्फ आउटर मेंबर बनने की ऑफर दे रहा था, इनर मेंबर भी नहीं बनने दे रहा था। मतलब समझ रहे हो यहाँ पे अभी भी पावर का कितना बड़ा गैप और डिफरेंस है। और वो कहता है कि जब तुम गॉड किंग बनोगे तो तुम आराम से हमारे फुल मेंबर बन सकते हो। और वो कहते हैं कि इसी के साथ हम तुम्हारी आइडेंटिटी को भी किसी के साथ रिवील नहीं करेंगे, ये हमेशा वर्चुअल रहेगी।
और हम तुम्हें कोड नेम से बुलाया करेंगे। और ये हम इसलिए करते ताकि हम इस सारे रिसोर्सेज को मोनोपोली को तोड़ सकें, ताकि तुम्हें भी अच्छे से सारे रिसोर्सेज को प्रदान कर सकें। और यहाँ पे लू फेंग बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है, जिसके बाद वो कहता है कि अभी तुम केओस रियल्म ट्रांसेंडेंट बीइंग हो, इसी कारण तुम हम गॉड किंग्स के लिए कोई भी खतरा नहीं पोजेस करते हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि गॉड किंग बनने के बाद तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसलिए हम यानफेंग एंशिएंट किंगडम जो कि हमारे फ्रेंडली जैसे हैं उन्हें हम अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। जिसके बाद वो लू फेंग से ये भी कहता है कि देखो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें ये भी पता है कि आखिरकार कैसे 13 रॉयल ब्रांचेस में कितने ज़्यादा फियर्स कंपटीशन चल रहे हैं। वहाँ की जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट में भी लिमिटेड हैं। और वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो कि यानफेंग एंचेस्टर ने और थंडर एंचेस्टर ने लाए हैं वो सभी आखिरकार गए कहाँ। वो सभी तुम्हें पता होना चाहिए कि वो सभी रॉयल लोगों के लिए बचा के रखी गई होती, और तुम रॉयल बंदे नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे तुम्हारी मास्टर आखिरकार तुम्हें कितने रिसोर्सेज को ही दे पाएंगे। तुम नॉन रॉयल कल्टिवेटर्स हो, तुम्हारे पास उतनी शेयर्स नहीं जाएंगी, तुम उन सारे रिसोर्सेज को यूज भी नहीं कर सकते हो। भले ही तुम एम्पर चू के डायरेक्ट डिस्पल क्यों ना हो, तुम्हें रिसोर्सेज प्रदान नहीं कर सकते उन रॉयल किंगडम्स के हिसाब से, और तुम वो हमेशा उन रॉयल फैमिली के लिए रिजर्व रहेगी, और वो कभी भी यहाँ पे तुम्हें नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हें उसको खुद से एक्सचेंज करना होगा अपने मेरिट पॉइंट को लेकर, तभी तुम कुछ कर सकते हो। जिसके बाद वो कहता है कि लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि युवान मास्टर उन्होंने कई सारे रिसोर्सेज को इन सारे कल्टिवेटर्स के लिए छोड़ के गए होते हैं। अब देखो युवान मास्टर समझ लो तो जैसे भी लू फेंग जो बंदा हो गया ना, वो अपने अर्थलिंग के लिए अपनी जो रेस होते हैं उसके लिए एक एंसेस्टर जैसा है, वैसे ये पूरी की पूरी जो किंगडम है यहाँ पे युवान जितने भी मान सकते हो जितने भी एम्प्रेस है 13 एम्प्रेस है उन सब का एंचेस्टर होता है युवान मास्टर। उसने अपने रिसोर्सेज को छोड़ के गया होता है इन सारे रॉयल फैमिलीज के लिए, जैसे कि लू फेंग अभी रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रहा होता है अपने सारे अर्थलिंग्स के लिए, अपने सारे ह्यूमन काइंड्स के लिए, वैसे युवान मास्टर ने भी इन सारे रिसोर्सेज को छोड़ दिया होता है। वो कहता है कि हमारे पास हक है कि हम उसके लिए लड़ सकें। लू फेंग बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है, जिसके बाद वो आगे कई सारी चीज़ें बताता है, जिसमें से कई सारी चीज़ें बकवास होती है, तो उसको मैं स्किप करूँगा और मेन पॉइंट को ही लाऊंगा। जिसके बाद वो कहता है कि देखो यहाँ पे युवान मास्टर भी अपने डिस्पल्स को भले ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने रिसोर्सेज को तुम्हें नहीं दे सकते हैं। और वो लू फेंग से पूछते हैं कि तुम्हें अगर मुझसे विश्वास नहीं तो तुम अपने मास्टर से ही खुद पूछ सकते हैं जो मैंने कहा वो सच है या फिर नहीं। यहाँ पे तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास रिसोर्सेज की आगे चल के कमी हो जाएगी और तुम्हें रिसोर्सेज के लिए मेड पॉइंट्स को ही लेना पड़ेगा। तो सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए, और तुम्हारे से बहुत बड़ी सीक्रेट भी छुपाई जा रही है। तुम्हें अभी समझ तो नहीं आ रही होगी क्योंकि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तुम गॉड किंग बनोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि ये सीक्रेट कितनी ज़्यादा पावरफुल है और तुम्हें ये कितना ज़्यादा नुकसान देने वाले हैं। वो उसे एक टोकन देते हुए कहता है कि ये लो टोकन, अगर तुम्हारा मन कभी भी बदले तो तुम इस टोकन को क्रश कर सकते हो और तुम इसके साथ ही उस पैलेस ऑफ टू रियल्म्स के आउटर डिस्पल बन सकते हो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुमने ज्वाइन किया तो मैं तुम्हें युवान मास्टर के ट्रेजर साइट के एक जगह को तुम्हें खोल कर दे सकता हूँ, मतलब तुम्हारे लिए एक ट्रेजर साइट को ओपन करवा सकता हूँ। देखो ट्रेजर साइट्स जो होते हैं वो युवान मास्टर जैसे कि मैंने बताया कौन है, तो उन्होंने ट्रेजर साइट्स बना रखे होते हैं जो कि सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए ही ओपन की जा सकती है। अगर लू फेंग जो कि नॉन रॉयल फैमिली है से बिलोंग करता है उसको अंदर जानी है तो यहाँ पे उसे मिलियंस ऑफ, मतलब 1-2 मिलियन नहीं 50-100 मिलियंस पॉइंट्स की ज़रूरत होगी उसके अंदर सिर्फ जाने के लिए। जहाँ पे वो कहता है कि अगर तुमने हमें ज्वाइन किया तो हम तुम्हें वहाँ के ट्रेजर साइट्स में जाने की अनुमति दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इक्वालिटी और फेयर में बिलीव करते हैं, इसलिए हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और ये मेरे लिए मेरे तरफ से एक गिफ्ट है। लू फेंग भी उस टोकन को एक्सेप्ट कर देता है और यहाँ पे वो कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो ये सुनकर वो स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पवेलियन में अकेला खड़ा होता है और वो अपने उस सानिया सिटी के ऊपर आसमान की तरफ देख रहा होता है और साथ में अपने टोकन की तरफ देखता है और वो कहता है कि यहाँ पे ऐसी बात है और वो सोचने लगता है कि अगर मैं उसके पैलेस ऑफ टू रियल्म्स को ज्वाइन करूँगा तो मुझे सच में युवान ट्रेजर साइट्स को मिलेगा। और यहाँ पे वो इन सब के बारे में सोच रहा होता है। देखो युवान की जो ट्रेजर साइट्स होती है वो छोटी मोटी जगह नहीं होती हैं, उसमें भरपूर मात्रा में ट्रेजर्स भरी पड़ी
होती रेयर से रेयर ट्रेजर्स मौजूद होती है। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि उन्होंने भले ही मुझसे ये वादा किया है लेकिन वो सिर्फ शब्द हैं, मैं उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकता, मुझे जाके अपने मास्टर से पहले इन सब के बारे में बात करनी होगी। और लू फेंग सोचता है और निकल पड़ता है इंपीरियल पैलेस की तरफ, जहाँ पे लू फेंग अपने मास्टर से मिलने के लिए जाता है। हमें दिखाया जाता है पैलेस में और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि अपने मास्टर से जाके मिलता है और एम्परर चू को सारी चीज़ें लू फेंग बता देता है कि देखिए ऐसी ऐसी बात है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि आगे क्या होने वाला, क्या एम्परर चू लू फेंग को वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए राजी होंगे या फिर नहीं, और लू फेंग ज्वाइन करता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।